तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्लास ट्वेल्थ NCERT केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक बलगतिकी हमें ये समझने में सहायता करती है कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। रासायनिक स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रसायनज्ञ निम्नलिखित तथ्य जानने का प्रयत्न करते हैं। केमिस्ट पहला, रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को जो कि ऊष्मागति से निर्धारित की जा सकती है। ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। आप जानते हैं कि स्थिर ताप एवं दाब पर जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होती है वह अभिक्रिया संभाव्य होती है, मतलब हो सकती है। जिस सीमा तक अभिक्रिया होगी उसे रासायनिक साम्य से निर्धारित किया जा सकता है। अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्यावस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय है। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप समझने के लिए अभिक्रिया की संभाव्यता तथा सीमा के साथ साथ उनके वेग तथा इसको निर्धारित करने वाले कारकों को भी जानना समान रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ कौन से प्राचाल निर्धारित करते हैं कि खाद्य पदार्थ कितनी शीघ्र खराब होगा। दांत भरने के लिए शीघ्र जमने वाले पदार्थ कैसे अभिकल्प किए जाएं, अथवा स्वचालित इंजन में ईंधन के दहन की दर कैसे नियंत्रित होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर रसायन विज्ञान की उस शाखा द्वारा मिलता है जिसमें अभिक्रिया वेग तथा इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। काइनेटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा की काइनेसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति। ऊष्मागति केवल अभिक्रिया की संभाव्यता बताती है, जबकि रासायनिक बलगतिकी अभिक्रिया की गति बताती है। उदाहरणार्थ ऊष्मागतिक आंकड़े दर्शाते हैं कि हीरे को ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु वास्तव में इस परिवर्तन की गति इतनी मंद होती है कि परिवर्तन बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होता। अतः अधिकांश लोग समझते हैं कि हीरा सदैव हीरा रहता है। बलगतिकी अध्ययन न केवल रासायनिक अभिक्रिया का वेग को ही निर्धारित करने में मदद करते हैं, अपितु उन स्थितियों का भी वर्णन करते हैं जिनसे अभिक्रिया वेग में परिवर्तन लाया जा सकता है। कुछ कारक जैसे सांद्रता, ताप, दाब तथा उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। स्थूल स्तर पर हमारी रुचि पदार्थों की कितनी मात्रा प्रयुक्त अथवा निर्मित हुई है इनके उपभोग अथवा निर्मित होने की दर में होती है। आणविक स्तर पर अभिक्रिया की क्रियाविधि, संघट्ट करने वाले अणुओं, विन्यास तथा ऊर्जा को सम्मिलित करते हुए विचार विमर्श किया जाता है। इस शिक्षक यानी इस अध्याय में हम अभिक्रिया के औसत एवं तात्कालिक वेग तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। संघट्टवाद मतलब कॉलिजन थ्योरी के विषय में कुछ प्राथमिक जानकारी भी इसमें दी गई। तथापि इनको समझने के लिए आइए हम पहले अभिक्रिया के वेग के विषय में समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया वेग। कुछ अभिक्रियाएं जैसे आयनिक अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है। उदाहरणार्थ सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलय में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलय मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप अति शीघ्र होता है। दूसरी ओर कुछ अभिक्रियाएं बहुत मंद होती हैं। वायु एवं आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। कुछ अभिक्रियाएं भी होती हैं जो मध्यम वेग से होती हैं, जैसे इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन तथा स्टार्च का जलप गठन। क्या आप प्रत्येक संवर्ग की अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? आप जानते होंगे कि स्वचालित वाहन की गति कोश की स्थिति परिवर्तन अथवा निश्चित समय में तय की गई दूरी के बीच में संबंध से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति अथवा वेग को इकाई समय में अभिक्रियकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिक सुस्पष्टता के लिए इसे किसी भी एक अभिक्रिया की सांद्रता में ह्रास की दर अथवा किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के द्वारा व्यक्त करते हैं। एक काल्पनिक अभिक्रिया का पर यह मानते हुए विचार करें कि आयतन स्थिर है। अभिक्रियक R का एक मोल उत्पाद P है, एक मोल निर्मित करता है। R से P बनाइए। यदि समय T1 एवं T2 पर R एवं P की सांद्रता क्रमशः R1 ब्रैकेट में इसको क्या पढ़ेंगे, लार्ज R1 एवं P1 तथा R2 एवं P2 हो, तब डेल्टा D इक्वल टू T2 माइनस T1, डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1 और डेल्टा B इक्वल टू P2 माइनस P1। उक्त व्यंजकों में बड़ा कोष्ठक मोलर सांद्रता व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, उक्त व्यंजकों में बड़ा कोष्ठक मोलर सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। R में ह्रास होने की दर, R की सांद्रता में ह्रास बटे समय मतलब इक्वल टू माइनस डेल्टा R डिवाइड बाई डेल्टा T। P में वृद्धि की दर, P की सांद्रता में वृद्धि डिवाइड बाई समय प्लस डेल्टा P डिवाइड बाई T। अभी क्योंकि अभिक्रियाओं की सांद्रता घटती है था, डेल्टा R ऋणात्मक मात्रा है। अभिक्रिया का वेग को धनात्मक मात्रा में प्राप्त करने के लिए इससे -1 का गुणा करते हैं।
समीकरण 3.1 और समीकरण 3.2 औसत अभिक्रिया वेग आर ए वी को निरूपित करते हैं। औसत अभिक्रिया वेग अभिक्रियकों अथवा उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन तथा परिवर्तन में प्रयुक्त समय पर निर्भर करता है। अब इसमें इन्होंने चार्ट दे रखा है, एक पे टी समय का रखा है, एक लाइन पे समय का दे रखा है, दूसरे पे अभिकारकों की सांद्रता। अब जितना ज़्यादा अधिक समय होगा उतनी अभिकारकों की जो सांद्रता है अधिक, जितना जितना समय कम होगा वो सांद्रता घटती चली जाएगी। और यहाँ पे समय और उत्पादों की सांद्रता, जितना अधिक समय जितना कम समय उतना कम उत्पाद, मतलब इसमें क्या समान बात ही है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे जैसे उत्पाद की सांद्रता है वो भी बढ़ती जाएगी। अपनी चरम सीमा पे है ये 90 dP/dt आर स्टैंड, मतलब कि tan थीटा से निकालते बहुत चलो आगे पढ़ाएंगे, अभी तो हम ऑडियो कवर करते हैं। अभिक्रिया वेग की इकाई समीकरण 3.1 एवं समीकरण 3.2 से स्पष्ट है कि अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता समय इनवर्स, मतलब सांद्रता प्रति समय भी लिख सकते हैं इसको, है। उदाहरण यदि सांद्रता की इकाई मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर तथा समय की इकाई सेकंड में ली जाए तो अभिक्रिया का वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। तथा गैसीय अभिक्रिया में जब गैसों की सांद्रता आंशिक दाब द्वारा व्यक्त की जाती है तब वेग की इकाई एटम सेकंड इनवर्स होगी। सारणी 3 में ये देखा जा सकता है। औसत वेग का मान 1.90 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से 0.40 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के मध्य। तापीय औसत वेग किसी क्षण पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय अंतराल के लिए उसकी गणना की गई है उसमें ये अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया था, मतलब कि तात्क्षणिक वेग उस समय का वेग T1 T2 ऐसे लिख के करते हैं, तात्क्षणिक वेग उसे कहते हैं, ज्ञात किया जाता है। हमें किसी अति लघु समय अंतराल मतलब dt डेल्टा टी, जबकि डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर हो के लिए औसत वेग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अतः गणितीय रूप में अनंत सूक्ष्म dt के लिए तात्क्षणिक वेग को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर डिवाइड डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जबकि डेल्टा टी 0 के लिए अग्रसर है। तब आर इंस्टेंट कितना होगा माइनस डी, मतलब डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू dP/dt। अब इस ग्राफ द्वारा आर अथवा पी में से किसी भी सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींचकर तथा उसकी ढाल गणना करके ज्ञात किया जा सकता है। में 600 सेकंड पर चित्र उदाहरण 3.1 में 600 सेकंड पर आइंस्टाइन का मान ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता एवं समय के मध्य वक्र खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। समय t इक्वल टू 600 सेकंड पर वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं 600 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग। अब इसमें देखिए समझने की बात इधर इन्होंने ब्यूटिल क्लोराइड दे रखा है 600, समय इसमें निकाला 600, ये खाना बना रखा है इन्होंने 600, तात्क्षणिक वेग 600 है, ठीक है, ये देख रखा है इन्होंने। अब इसके लिए हम यहाँ पर स्पर्श रेखा ढाल तात्क्षणिक वेग का मान देता था 6 सेकंड पर। आइंस्टाइन कितना होगा, इसका मोल का वन ले ही रखा था ऊपर 0.0165 माइनस 0.03 से मोल लीटर इनवर्स, और 800 माइनस 400 सेकेंड 5.12 × 10⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया। अब ये है, अब अलग अलग समय पर मतलब अलग अलग आइंस्टाइन निकल के आ रहा है। देखिए टी इक्वल 250 सेकंड पर आइंस्टाइन कितना होगा 1.22 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। टी इक्वल टू 350 सेकंड पर आइंस्टाइन इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। टी इक्वल टू 450 सेकंड पर आइंस्टाइन इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अभिक्रिया HgI, मतलब उसको अभिक्रिया HgI प्लस Cl2, I का मतलब उसमें G मतलब गैस है ये और L मतलब लिक्विड है, इक्वल टू HgCl2, यानी S मतलब ये सॉलिड प्राप्त हुआ है, पर विचार करते हैं। ऐसे अभिक्रिया में अभिक्रिया की मैं बताता हूँ कि स्टाइक्रोमेट्रिक गुणांक समान है, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक समान। अतः ऐसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी एल टू डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच जी सी एल टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अर्थात इस किसी अभिक्रियक की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के समान होती है, किंतु निम्नलिखित अभिक्रिया में HI के 2 मोल अवगुणित होकर H2 तथा I2 में से प्रत्येक 1 मोल देते हैं। जैसे 2HI गैस है, H2 ये भी गैस है, दोनों गैस हैं, H2 प्लस I2 अब गणितों के 2-2 मोल देते हैं। 2 मोल थे H और I के, उसमें गणितों के 1 और 1 मोल होते हैं H2 और I2। जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रियक एवं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते उनके वेग को व्यक्त करने के लिए किसी भी अभिक्रियक की सांद्रता में कमी की दर अथवा किसी भी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को क्रमशः उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देते हैं। उपरोक्त उदाहरण में HI की सांद्रता कमी की दर H2 अथवा I2 की सांद्रता की वृद्धि की दर से दोगुनी है, अतः इन्हें समान बनाने के लिए डेल्टा HI को 2 से भाग देते हैं। इस अभिक्रिया का वेग -1/2 डेल्टा HI डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा I2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। इस प्रकार से अभिक्रिया 5 ब्रोमीन नेगेटिव एक्वा प्लस BrO3 नेगेटिव एक्वा प्लस 6 HIN हाइड्रोजन आयन है एक्वा इज इक्वल टू 3 ब्रोमीन के अणु प्राप्त हुए, एक्वा प्लस 3 H2O 3 जल के अणु प्राप्त हुए, ये लिक्विड है के लिए। अभिक्रिया वेग क्या होगा -1 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, मतलब कि इसको हम ले लेंगे 5 को नीचे, -1/5 डेल्टा Br नेगेटिव डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा BrO3 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/6 डेल्टा HIN डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब बोलेंगे 6 कहाँ से, 6 जो है इसकी जो स्टेम मतलब कि जो संख्या लिखी है उसको माइनस में लेंगे, 1/, में लेंगे उसके नीचे, तब आएगा इज इक्वल टू, अब 3 है तो 1/3 डेल्टा Br2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इधर 3H2O का इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये आ गया अभिक्रिया का वेग। किसी गैसीय अभिक्रिया की सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस सांद्रता m आंशिक दाब के समानुपाती होती है, आंशिक दाब के मतलब P के समानुपाती, मतलब कि आंशिक दाब को बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता को बढ़ाएंगे तो आंशिक दाब बढ़ेगा, समानुपाती का यही अर्थ होता है। अतः अभिक्रिया वेग को अभिकर्मक उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इसका एक निरूपण किया जा सकता है। अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग प्रायोगिक परिस्थितियों जैसे अभिक्रियकों की सांद्रता, गैसों के संदर्भ में दाब, ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। बिल्कुल अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। अब सांद्रता पर क्या निर्भर, किसी दी गई ताप पर अभिक्रिया का वेग अथवा एक अथवा अनेक अभिक्रियाओं के तथा उत्पादों की सांद्रताओं पर निर्भर हो सकता है। अभिक्रिया का वेग अभिक्रियकों की सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम यानी रेट लॉ कहलाता है। इस वेग समीकरण अथवा वेग व्यंजक भी कहते हैं, इसे वेग व्यंजक या वेग समीकरण भी कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे केमिकल कैनेटिक्स में वेग व्यंजक अथवा वेग स्थिरांक। अब इसी में इसकी बात कर रही है वेग नियम की। सारणी के परिणाम स्पष्ट दर्शाते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता घटती है अभिक्रिया का वेग घटता जाता है, मतलब समानुपाती है, दिख रहा है। तो इसके विपरीत अभिक्रिया वेग समानता अभिक्रियाओं को सांद्रता में वृद्धि होने से बढ़ता है। अतः अभिक्रिया का वेग अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक सामान्य अभिक्रिया ए इसमें से मोल है और ए जो है कैपिटल ए वो उसका जो ए जो कैपिटल ए वो मोल है और जो स्मॉल है उसकी संख्या है। ऐसे ही बी में और ऐसे में सी, ऐसे ही डी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए प्लस बी और रिएक्शन कराएंगे तो सी प्लस डी प्राप्त हुआ, मतलब ए और बी को मिलाने पे सी और डी कोई 2 उत्पाद प्राप्त हुए। पर विचार करेंगे ए बी सी अभिक्रियाओं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, मतलब कि ये कोई संख्या है 1 2 3 1 से लेकर 9 तक कितनी भी हो ले सकते हैं। वेग समानुपाती है ए की घात x डॉट बी की घात y पे। यहाँ घातांक x तथा y स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ए तथा बी के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही हो, भिन्न भी हो सकता है, जरूरी है एक भी हो सकता है। उक्त समीकरण को हम निम्न रूप से लिख सकते हैं। वेग के
अब समानुपाती अगर हटता है तो उसकी जगह एक स्थिरांक आता है k है, उसको वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। a की पावर x डॉट b की पावर y, अब इसको निकाल देंगे तो डी आर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू वेग का समीकरण वहाँ से उठाया हमने, इसमें लगा दिया, और k ए एक्स और बी वाई। समीकरण 3.4 खाको अवकल वेग समीकरण, मतलब कि इंटीग्रेट करके वो डिफरेंशिएट करके हमने इसको प्राप्त किया, डिफरेंशियल वेग समीकरण कहते हैं, जहाँ के समानुपाती स्थिरांक है, वेग स्थिरांक भी कहते हैं, बोला तो वेग स्थिरांक। इस समीकरण को जो कि अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया की सांद्रता में संबंध स्थापित करती है वेग नियम अथवा वेग व्यंजक कहते हैं। अतः वेग नियम वे व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग अभिक्रियाकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते, घातांक वे किसी संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकर्मकों को स्टाइमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकती है, उसको समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए 2NO + O2 = 2NO2। इस अभिक्रिया के वेग के निर्धारण या तो किसी एक अभिक्रिया की सांद्रता को स्थिर रखते हुए दूसरे अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन करके अथवा दोनों अभिक्रियाओं को सांद्रता में परिवर्तित करके प्रारंभिक सांद्रता को फलन रूप में प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम सारणी 3.21 में दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इसमें NO मोल लीटर इनवर्स 0.30, प्रारंभिक 0.30, NO2 की परिचय प्रारंभिक दे रखा है, सारणी बना दी इसकी। परिणाम में स्पष्ट परिलक्षित हो कि जब O2 की सांद्रता स्थिर रखकर NO की सांद्रता दोगुनी की जाती है तब अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग में 4 के गुणक 0.096 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से 0.384 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से वृद्धि होती है। ये दर्शाता है कि वेग NO की सांद्रता के वर्गफल पर निर्भर करता है। जब NO की सांद्रता स्थिर रखी जाती है तथा O2 की सांद्रता दुगुनी की जाती है तब अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग O2 की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता था। इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण वेग के इक्वल KNO2 KNO का स्क्वायर और डॉट O2। इस समीकरण का अवकल रूप समीकरण d - dr डिवाइड बाई dt इक्वल टू KNO² O2 द्वारा दिया जाता है। O इसकी घातांक है, मतलब दोगुना करके, मतलब घात है। इस अभिक्रिया में प्रायोगिक आंकड़ों से प्राप्त वेग समीकरणों में सांद्रता घातांकों का मान संतुलित अभिक्रिया में सांद्रताओं के स्टाइकियोमेट्रिक घातांकों के समान। कुछ अन्य उदाहरण भी निम्नलिखित हैं, आप देखिए ये लिखा है CH3 Cl3 + Cl2 CCl4 + HCl निकल गया। वेग समीकरण के CH3 Cl2 हाफ, वेग इसका निकल कर आया CH3COC2H5 + H2O CH3COOH + CH2H5OH। वेग की CH3COOC2H5 इसकी घात पर निर्भर नहीं करता है, H2O की वेग 0 घात पर निर्भर करता है, इसकी Cl2 की हाफ घात पर निर्भर करता है। मतलब अब निकलते नीचे। इन अभिक्रियाओं में सांद्रता पदों के घातांक समीकरणों में उपस्थित स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों से भिन्न है। अतः हम कह सकते हैं वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर प्रायुक्त नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने यहाँ पर लिख दिया प्रागुक्त, लिख दिया प्रायुक्त नहीं किया जा सकता, यानी इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से किया जा सकता है। अब हम आते हैं कोटि अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। वेग समीकरण 3.4 के में वेग इक्वल टू K A⁴x B⁴y। x और y इंगित करते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इंगित करते हैं x और y। A अथवा B सांद्रता के परिवर्तन कैसे प्रभावित होते हैं। समीकरण 3.14 के घातांकों का योग x + y अभिक्रिया की कुल कोटि को व्यक्त करते हैं, जबकि x तथा y क्रमशः A तथा B के प्रति अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। अतः किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उसी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि को शून्य होने का अर्थ है कि अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा। वेग दे रखा है, कोटि गणना करने को कह रहा है, अर्थात द्वितीय कोटि A⁴x 1/2 + 3/2। देख लो कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ जाए, 2 आया।
अभी अर्ध कोटि की अभिक्रिया है 1/2 पर निर्भर। संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कैसे हो रही है, इसका चित्रण कभी भी प्रस्तुत नहीं करती, इसका सही चित्रण कभी भी प्रस्तुत नहीं, क्योंकि विरले ही कोई अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। एक पद होने वाली अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। जब प्राथमिक अभिक्रिया एक पद में ना हो बल्कि कई पदों में संपन्न होकर उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रिया मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। ये अभिक्रिया क्रमागत जैसे एथेन का CO2 तथा H2O में ऑक्सीकरण कई माध्यमिक पदों द्वारा जिनमें अल्कोहल, एल्डिहाइड तथा अम्ल बनते हैं। विपरीत अभिक्रियाएं तथा पार्श्व अभिक्रियाएं जैसे फिनॉल के नाइट्रोकरण द्वारा आर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का बनना भी हो सकता है। विपरीत अभिक्रिया मतलब पार्श्व अभिक्रियाएं फिनॉल के नाइट्रीकरण से, OHNO2 की अभिक्रिया से। वेग स्थिरांक की इकाई एक सामान्य अभिक्रिया है A+B रिएक्शन कराई C+D के लिए, तो K A⁴x इंटू B की पावर y, जहाँ x + y = n अभिक्रिया की कोटि है। K = वेग डिवाइड बाई AX A⁴x B⁴y सांद्रता बटे समय इंटू 1 सांद्रता पावर n, मतलब वो कोटि है उसकी। सांद्रता एवं समय की SI इकाई मोल लीटर इनवर्स एवं S लेने पर विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए कि किस इकाई सारणी 3.3 में दर्शाई गई है। अभी इसमें दिखा रहा है वेग इस तरह की इकाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कोटि 0 वेग इस तरह की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के वेग के लिए मोल लीटर इनवर्स से डिवाइड बाई सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी इसके लिए। द्वितीय कोटि के वेग के लिए क्या मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए जो इसकी इकाई होगी वो अलग अलग होगी। प्रथम शून्य कोटि के लिए देख लिया आपने मोल लीटर सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि के लिए प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसमें मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया का एक अन्य गुणधर्म है जिसे आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि में समझने में सहायता करती है। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज मतलब कि परमाणु, आयन अथवा अणु जो एक साथ संघट्ट के रूप में फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती है, की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया में केवल स्पंजी संलग्न हो तो अभिक्रिया के अणु कहलाती है, अर्थात अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन NH4NO2 N2+2H2 द्विपरमाणु अभिक्रिया के में एक साथ दो स्पीसीज का संघट्ट होता है। उदाहरण हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन 2HiH2+I2। त्रिपरमाणु अभिक्रिया में एक साथ तीन स्पीसीज का संघट्ट होता है, जैसे 2NO+O2 NO का हो रहा है और 2NO2, ठीक है। उचित विन्यास के साथ तीन से अधिक अणुओं की एक साथ संघट्ट के उपरांत अभिक्रित होने की संभावना अत्यंत कम होती है, अर्थात त्रिअणु का आणविकता की अभिक्रिया बहुत कम होती है और धीमी गति से होती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जटिल अभिक्रियाएं जिनकी स्टोइकोमेट्रिक समीकरण में 3 से अधिक अणु होते हैं वे एक से अधिक पदों में होनी चाहिए, जैसे KClO3 + 6Fe2O + 3H2O, KCl + 3Fe2SO4 3 + 3H2O। यह अभिक्रिया जो ऊपरी तौर से दशम कोटि की आभासित होती वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ये बताता है कि यह अभिक्रिया अनेक पदों में संपन्न होती है। कौन सा पद कुल अभिक्रिया का वेग को निर्धारित, प्रश्न का उत्तर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात करके दे सकते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ प्रतियोगिता में जीतने की संभावना समूह से सबसे मंद धावक पर निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार प्रतियोगिता में जीतने की संभावना समूह के सबसे मंद धावक मतलब सबसे जो धीरे दौड़ रहा हो उस पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया का कुल वेग अभिक्रिया के सबसे मंद पद द्वारा निर्धारित किया था, वेग निर्धारक पद कहते हैं। क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन से उत्पन्न उत्प्रेरित हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन की अभिक्रिया पर विचार कीजिए। 2H2O2 क्षारीय माध्यम में एंड किधर 2H2O + O2, O2 निकल गया, वो मिल गया अपन को, दो अणु जल के मिल गए। तो किसी अभिक्रिया में निम्नलिखित वेग समीकरण प्राप्त होता है। वेग -d H2O2 / dt जो K H2O2 और I क्षारीय माध्यम है ना, तो आयोडीन है ये, इसको क्या पढ़ देंगे आयोडीन। यह अभिक्रिया H2O2 + आयोडीन आयोडीन ऋण आयन की प्रथम कोटि की है। प्रमाण अभिक्रिया के दो पदों में संपन्न संकेत देती है। H2O2 +
आयोडीन शब्द क्रिया कराते हैं, आयोडीन इनवर्स। तो H2O प्लस IO ऋणायन इसको पढ़ते हैं मंद पद। H2O2 प्लस आयोडीन और ऑक्सीजन दोनों को इकट्ठा लिखा तो IO ऋणायन। तो H2O आयोडीन का आयन निकला और O2 निकल गया, ऑक्सीजन मुक्त हुई और H2O एक जलकणु और आयन। दोनों पद द्विआण्विक प्राथमिक अभिक्रिया हैं, दो अणु प्राथमिक। IO नेगेटिव, इसमें आयोडीन और ये ऑक्सीजन स्पीशीज के मध्यवर्ती कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया से में निर्मित होते हैं परंतु समग्र संतुलित समीकरण में परिलक्षित नहीं होते। मतलब परिलक्षित मतलब दिखते नहीं हैं, पूरा समीकरण हो जाने के बाद फिर नहीं आते हैं। प्रथम पद मंद होने के कारण वेग निर्धारक पद है, अतः इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनने की दर अभिक्रिया के वेग निर्धारित करेगी। अतः अब तक के वर्णन से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है, तो ये शून्य तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, पर तो अभिक्रिया की आणविकता शून्य अथवा अपूर्णांक नहीं हो सकती। अभिक्रिया कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित होती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। जटिल अभिक्रियाओं में कोटि मंद पद की दी जाती है तथा सबसे मंद पद की आणविकता तथा कोटि समान होती है। जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद की दी जाती है तथा सबसे मंद पद की आणविकता तथा कोटि समान होती है। अब आ जाते हैं समाकलित वेग समीकरण पे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।